कंप्यूटर्स के प्रोसेसर में आज की डेट में काफ़ी सारा इंप्रूवमेंट हो चुकी हैं। हर साल प्रोसेसर्स की ट्रांजिस्टर्स छोटे हो रहे हैं और मूर्स लॉ स्लोली अब ब्रेक होने लगा है। जब हम प्रोसेसर्स की बात करते हैं तब हम ट्रांजिस्टर काउंट की बात करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, पर जिस चीज़ की हम बात नहीं करते हैं वो है कैश मेमोरी। और मैन्युफैक्चरर्स भी इसको लेके ज़्यादा एडवर्टाइज्ड भी नहीं करते हैं, पर प्रोसेसर की परफॉर्मेंस कैश मेमोरी पर हेवीली डिपेंडेंट है। तो प्रोसेसर्स की कैश मेमोरी आखिर है क्या? सीधे शब्दों में कंप्यूटर्स की फास्टेस्ट मेमोरी है कैश। कंप्यूटर्स के शुरुआती दिनों में कैश मेमोरी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तब प्रोसेसर उतना फास्ट नहीं होता था, रैम पे वो डिपेंडेंट था। रैम भी ऑब्वियसली काफ़ी स्लो था, पर प्रोसेसर के परफॉर्मेंस के साथ वो मैच कर जाता था। पर 80s के बाद से जब प्रोसेसर्स की परफॉर्मेंस बढ़ा तो रैम की परफॉर्मेंस को साइमल्टेनियसली इंक्रीज करना पॉसिबल नहीं था और वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा था। तो इसीलिए एक और टाइप का मेमोरी को इंट्रोड्यूस किया गया जो बहुत ही छोटा होगा साइज में, पर उसका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा होगा, वो काफ़ी हाई स्पीड मेमोरी होगा। यही है बेसिकली कैश, जिसको एस रैम या फिर स्टैटिक रैम के नाम से भी जाना जाता है। इस रैम की शुरुआती दिनों में ये प्रोसेसर्स के अंदर नहीं था, ये अलग से एक चिप था जिसको मदरबोर्ड में अलग से लगाया जाता था। और डी रैम के कंपैरिजन में इस रैम की कैपेसिटी बहुत ही कम होता था, जो मैंने आपको पहले भी बताया। डी रैम यानी कि वही रैम जो आप लगाते हो, जो हम लगाते हैं कंप्यूटर में अलग से, वही है। हमारे कंप्यूटर्स में हम बहुत सारे डिफरेंट तरह के स्टोरेज डिवाइसेस को यूज़ करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है सेकेंडरी स्टोरेज, जिसमें आज की डेट में है सिर्फ हार्ड ड्राइव एंड एसएसडीज, जिसमें हम प्रोग्राम्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स को स्टोर करते हैं एंड हमारे फाइल्स को भी हम इसमें ही स्टोर करते हैं। इसके बाद आता है प्राइमरी स्टोरेज यानी कि रैम। प्राइमरी स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, तो रैम का डेटा कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश होता रहता है। रैम से भी ज़्यादा फास्ट है कैश मेमोरी, ये रैम से 10 to 100 टाइम्स ज़्यादा फास्ट है। सीपीयू के रिक्वेस्ट के हिसाब से कैश मेमोरी को रिस्पॉन्ड करने में सिर्फ कुछ नैनो सेकेंड्स का वक्त लगता है। लेटेंसी इतना कम होने के पीछे एक और वजह है कि कैश मेमोरी प्रोसेसर के अंदर ही होता है। जहां पर प्रोसेसिंग हो रही है उससे कैश मेमोरी की डिस्टेंस कुछ नैनोमीटर्स में होती है, तो इतना कम डिस्टेंस होने की वजह से लेटेंसी बहुत ही कम हो जाती है। कैश मेमोरी में वही डेटा स्टोर होती है जिसका रिक्वायरमेंट सीपीयू को सबसे ज़्यादा होती है, तो ये मेमोरी बार बार डी रैम की तरह रिफ्रेश नहीं होता है। आइए अब ये समझते हैं कि सीपीयू की कैश मेमोरी कैसे काम करता है। कंप्यूटर्स के प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशंस को इस तरीके से डिज़ाइन की जाती है कि सीपीयू उसका डेटा पढ़ पाए। अब जब भी सीपीयू को कोई भी डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, जो मैंने आपको पहले भी बताया, डेटा फ्लो होती है सेकेंडरी स्टोरेज से सीपीयू की तरफ थ्रू रैम। कंप्यूटर को चाहे आप कोई भी टास्क असाइन करो, हमेशा ही डेटा फ्लो ऐसे ही होगा। सीपीयू या फिर प्रोसेसर हर सेकंड जाइगेंटिक नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट्स को प्रोसेस कर सकता है। अब इतना पावर काम में लाने के लिए चाहिए सुपर फास्ट मेमोरी। रैम के पास उतना स्पीड नहीं है कि वो सीपीयू को इतना तेजी से डेटा की डिलीवरी कर सके, पर कैश मेमोरी के पास है। मेमोरी कंट्रोलर रैम से डेटा को कैश मेमोरी की तरफ भेजता है। अब डिपेंडिंग अपॉन द सीपीयू, ये कंट्रोलर सीपीयू के अंदर हो सकता है या फिर नॉर्थ ब्रिज चिपसेट के अंदर हो सकता है। यहाँ पर मैं आपसे एक कॉन्सेप्ट का इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा जिसका नाम है मेमोरी हायरार्की। इसमें स्पीड, रिस्पॉन्स टाइम, कैपेसिटी के बेसिस पे मेमोरी को 5 अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड की जाती है, जिसमें है रजिस्टर, कैश, मेन मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप्स। इस मेमोरी हायरार्की में सीपीयू एक एक करके स्टेप नीचे जाता है जब भी डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो रजिस्टर में ढूंढता है। रजिस्टर में अगर उसको डेटा मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर ना मिले तो जाएगा कैश मेमोरी के पास, अगर कैश मेमोरी में भी नहीं है तो जाएगा रैम के पास, अगर वहाँ पर भी नहीं है तो जाएगा एसएसडी एंड हार्ड ड्राइव पर। तो यही है आसान भाषा में कंप्यूटर के अंदर डेटा फ्लो। इस हायरार्की में, इस चेन में अब जितना नीचे जाओगे उतना ही स्पीड कम होता जाएगा पर कैपेसिटी बढ़ता जाएगा। एनीवे, कैश मेमोरी को 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड की जाती हैं, L1, L2 एंड L3 कैश, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड एंड साइज। यहाँ पर भी हायरार्की फॉलो होती है। L1 कैश की परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा होती है पर उसका साइज सबसे कम होता है। उसके बाद L2 का परफॉर्मेंस कम होता है L1 के कंपैरिजन में, इसका साइज ज़्यादा होता है। उसके बाद आता है L3, इसका साइज सबसे ज़्यादा होता है, इसका परफॉर्मेंस कैश में L1, L2 के कंपैरिजन में सबसे कम होती है।
L1 कैश फास्टेस्ट मेमोरी है। इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटी ऑफ एक्सेस L1 सबसे पहले आता है। CPU को अगर किसी भी डेटा की रिक्वायरमेंट होती है तो सबसे पहले L1 कैश को एक्सेस करता है। L1 कैश डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसेसर 1 MB से लेके 2 MB तक हो सकता है। L1 कैश को दो पार्ट्स में डिवाइड की जाती है, इंस्ट्रक्शन कैश एंड डेटा कैश। इंस्ट्रक्शन कैश उन इंस्ट्रक्शंस के साथ डील करता है जिनको CPU को आगे प्रोसेस करना है। डेटा कैश में जिन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने की इंस्ट्रक्शन मिली है उसके लिए जो जरूरी डेटा है वो स्टोर होती है। एग्जाम्पल के लिए ऐड 2 नंबर्स, ये एक इंस्ट्रक्शन है, ये रहेगा इंस्ट्रक्शन कैश में। और डेटा कैश में कौन से 2 नंबर्स को ऐड करनी है वो रहेगा। L1 कैश से स्लो है L2 कैश। इसका साइज 256 KB से लेके 32 MB तक हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम Ryzen 5 5600X को देखें तो यहाँ पर 384 KB की L1 कैश है, 3 MB की L2 कैश है एंड L3 कैश है 32 MB का। स्टिल L3 कैश जो है ये स्टिल रैम से ज़्यादा फास्ट है। L1 एंड L2 कैश हर कोर के लिए अलग अलग होती हैं, पर L3 कैश एक शेयर्ड मेमोरी होता है जिसे भी कोर का रिक्वायरमेंट रहती है वो L3 कैश से डेटा ले सकता है। अगर आप मुझसे पूछते हो कि कितना कैश मेमोरी होना चाहिए तो मैं यहाँ पे बताने वाला कोई नहीं होता हूँ। आपको एक प्रोसेसर चूज करना है। सिर्फ कैश मेमोरी को देख के आप प्रोसेसर चूज नहीं करोगे, आपको परफॉर्मेंस को देख के प्रोसेसर को चूज करना है और उस प्रोसेसर में उस प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही कैश मेमोरी मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करेगा। आप उसमें अलग से कैश मेमोरी ऐड नहीं कर सकते, उसमें आप कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब AMD की स्मार्ट एक्सेस मेमोरी एंड इनफाइनाइट कैश जैसे टेक्नोलॉजीज भी परफॉर्मेंस को एनहांस करने में मदद करता है। तो ये सारे टेक्नोलॉजीज के बारे में आप जानो, समझो, फिर प्रोसेसर को चूज करो। सिर्फ कैश मेमोरी को देख के अगर आप चूज कर लोगे तो कोई फायदा होगा नहीं। आपको ओवरऑल देखना है, सिर्फ कैश मेमोरी एक पैरामीटर है। जैसे हमने कैश मेमोरी को थोड़ा सा और डिटेल में जाना तो डेटा फ्लो को एक और बार समझ लेते हैं। अगर CPU को कोई भी डेटा की रिक्वायरमेंट होती है तो पहले जाएगा L1 कैश में, अगर वहाँ पर ना मिले तो जाएगा L2 में, अगर वहाँ पर ना मिले तो जाएगा L3 में। फिर अगर किसी भी कैश में ना मिले तो जाएगा रैम के पास, अगर रैम पे भी वो ना मिले तो जाएगा SSD एंड हार्ड ड्राइव के पास। अगर कैश मेमोरी में उसको डेटा मिल जाता है तो इसका टेक्निकल टर्म है कैश हिट। तो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो को पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल है उसको भी जरूर ऑन कर लो। इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। देने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।